नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रैस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। आप लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, जम की पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार जो केवीएस का पेपर आ रहा है, जो बहुत सारे बच्चों ने, जो टीजीटी के बच्चे हैं, पेपर दे चुके हैं। अगला पेपर जो पीजीटी का होने वाला है, सभी बच्चे जम के तैयारी कर रहे हैं या कुछ बच्चे इस समय पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि 17-18 तारीख को भी लगातार पेपर है। तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यक ये है कि जब आप पेपर दे रहे हैं, जम के तैयारी करें, पढ़ाई करें, याद करें। परीक्षा कठिन पेपर इस बार केवीएस का नहीं आ रहा है। जो मेरे एनालिसिस कहता है, मॉडरेट तो है, सिलेबस चेंज हुआ है, आप इसका फायदा उठाइए। जो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 में 100 पूरा 180 जो है उसको पूरा करिए, सब्जेक्ट के साथ करिए। तो आइए जुड़ते हैं प्रश्नों के साथ। तो आज का जो महत्वपूर्ण है, कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच में लेके आ रहा हूं। आप इसमें एडमिशन लें, जम के पढ़ाई करें। एसएससी देखो, जो बच्चा ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन करते हुए तैयारी करना चाहता है, उसके लिए एसएससी सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी के रूप में आती है। साल भर में एक बार जरूर एग्जाम होता है। ऐसी परिस्थिति में तैयारी करना, याद करना, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए राइस स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर जुड़े और लाइव कक्षाएं एप्लीकेशन के माध्यम से आप रोजाना 3 घंटे की कक्षाएं होंगी, आप उसको लें। इस प्रकार चलिए चलते हैं आज के मॉक टेस्ट पर। जो आज हम लोग का मॉक टेस्ट है वो क्या कहता है, प्रश्नों के साथ जुड़ना है और कौन से प्रश्न आ रहे हैं पेपर में। देखिए, आ रहा है क्रिया की पहचान करना। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, इसी तरह केवीएस में भी क्या आ रहा है, जो 10 नंबर की हिंदी पूछी जा रही है, उसमें सकर्मक, अकर्मक या कोई क्रिया कैसे हो रही है, इस तरह के सवाल। तो क्या है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया, क्या है, कौन सी क्रिया है जो, क्या कह रहा है, कौन सी क्रिया है जिसे जो है अनुकरणात्मक नहीं है। वह कौन सी क्रिया है जो अनुकरणात्मक नहीं है। तो देखो, फड़फड़ाना, ये तो देखो हमारी नजर में क्या है, ये अनुकरण कर सकते हैं जब हम किसी पक्षी को देखते हैं। देखो, एक दूसरा जो जानवर आ जाता है, मिमियाना। तीसरा है झुठलाना और हिनहिनाना शब्द। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनुकरणात्मक नहीं होती हैं। तो इस प्रकार देखिए, इसमें से बताइए आपको कौन सा सबसे सही विकल्प लग रहा है। तो इस प्रश्न के आलोक में क्या है, फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, इसको हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जबकि जो झुठलाना है, यह झुठलाना क्या है, किसी बात को झूठा साबित कर देना, ये कोई क्रिया नहीं है, इस नाते यह अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना। अगला देखो बच्चा, प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यहां उड़ रही है कौन सी क्रिया है। अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका क्रिया है या असमापिका क्रिया है। तो ये तो पता चल गया होगा कि ये असमापिका क्रिया से और समापिका क्रिया से मतलब नहीं है, क्योंकि यहां तो क्रिया हो रही है, उड़ रही है ना। वर्तमान काल में जो है पूर्ण भूत के रूप में आ रहा है कि जो क्रिया है वो पूर्ण चल रही है लगातार। तो ऐसी परिस्थिति में सकर्मक और अकर्मक में देखो, सकर्मक और अकर्मक में जहां चिड़िया उड़ रही है तो उड़ने का काम कहां कर रही है ना, क्या कर रही है, उड़ रही है। तो जब क्या का उत्तर आ रहा है तो यहां पे देखो, ये जो है ये कहां है, ये उड़ना क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया के रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार यहां पे कौन सा है, अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है। एक वाक्य है जिसमें विशेषण की अशुद्धि नहीं है और सब में विशेषण की अशुद्धि है। जैसे देखो, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, तो जहां गोपनीय है और रहस्य है, तो गोपनीय रहस्य है, रहस्य तो गोपनीय क्या है। देखो, यहां एक और गोपनीय दो चीजें आ रही हैं। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, आप जैसा सज्जन, जो सज्जन है वो अच्छा, दो जगह एक ही चीज बात हो रहा है, गोपी और रहस्य हो रहा है। कहीं खूब ठंड और बर्फ, बर्फ भी ठंडा और ठंड भी ठंडा, वहां ज्वर की सर्वोत्तम चिकित्सा होती है। देखो, यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो अशुद्धि, ये तीनों जगहों पे अशुद्धियां दिखाई दे रही हैं। वहां ज्वर की सर्वोत्तम चिकित्सा होती है, तो चिकित्सा कैसी होती है, सर्वोत्तम होती है, बिल्कुल सही है।
तो यह वाला वाक्य जो है कौन सा, अशुद्धि वाला जो है, अशुद्धि जो नहीं है वो सबसे सही वाक्य कौन है, यहां है कि वहां ज्वर की क्या है, चिकित्सा, चिकित्सा क्या है, सर्वोत्तम होती है। तो यहां दोनों शब्द एक ही का, चिकित्सा सर्वोत्तम, चिकित्सा की विशेषता क्या है कि वो सर्वोत्तम है, इसी नाते यहां विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है कि जो चिकित्सा है वो सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट प्रकार की। तो ये वाला चौथा वाक्य आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, वह कौन सा है जो गुणवाचक विशेषण है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो केवीएस का एग्जाम है ऐसे ही हिंदी के सवाल जुड़ रहे हैं, परेशान नहीं होना, थकना नहीं है, किसी चीज से घबराना नहीं है, आपने जो पढ़ा है वही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। मैं देखता हूं कि बच्चे प्रश्नों के पढ़ने में गलती करते हैं, वही गलती जो है प्रश्न को पढ़ने में ना करें। प्रश्न को पढ़ते समय चारों विकल्पों में बहुत संक्षिप्त क्या होता है, आजकल जो त्रुटियां हैं वो कम दिखाई देती हैं, तो त्रुटियों को ध्यान पूर्वक देखना। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में से, विकल्प वाले प्रश्नों में से आपको ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। तो यहां देखो क्या है, इनमें गुणवाचक जो विशेषण है वहां गुण की चर्चा करनी है। देखो चौगुना, तो यहां संख्या जो गुना है वो क्या है, चौगुना, नया। अच्छा, कुछ और तीन, तीन भी संख्यावाचक विशेषण हो गया, कुछ भी है निश्चित नहीं है संख्या वाला, चौगुना यहां भी संख्या की विशेषता। तो यहां क्या है, देखो गुण क्या है, नया, पुराना, है ना, उसका गुण के रूप में आ जाता है। तो नया यहाँ पे क्या है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, नया है, और सभी जो है संख्यावाचक और निश्चित अनिश्चित में बटा हुआ है। ठीक है, यहां देखो संख्यावाचक विशेषण है, यहां कुछ अनिश्चित, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ है, कुछ खा लिया तो निश्चित नहीं है क्या खाया, है ना, कुछ आम खा लिए, कितने आम खाए पता नहीं है, तो यहां क्या है, विशेषण का कौन सा रूप है कि निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में। इसी प्रकार जो तीन है वो भी संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। देखो उत्कर्ष का विशेषण के रूप में हमें बताना है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, अपकर्ष होगा, अवकर्ष होगा, या उत्कीर्ण होगा, या उत्कृष्ट होगा। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता दें। देखो ध्यान पूर्वक, हिंदी में वैसे कोई गलती नहीं होती है, लेकिन कई बार आप में से गलती कर सकते हैं प्रश्न को देख करके जल्दबाजी में। केवीएस पूरा 3 घंटे का समय दे रहा है, 180 प्रश्न है, एक प्रश्न पर 1 मिनट है। आप घबराए नहीं, जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल आराम के साथ प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करें। देखो ये क्या है, उत्कृष्ट, उत्कर्ष का क्या होता है, उत्कृष्ट शब्द है, विशेषण के रूप में क्या होगा, उत्कृष्ट होगा, कि उस अध्यापक ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, उस बच्चे ने अपनी कक्ष में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तो क्या है, विशेषण के रूप में उत्कृष्ट प्रयोग हो गया, जो उत्कर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित वाक्य में काला शब्द विशेषण है, उसका भेद चुनिए। अब ये काला शब्द क्या है, विशेषण के रूप में आया है। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे कक्षा में शोर बचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अब इसको चुनना है, गुणवाचक विशेषण है, या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फटाफट बता दीजिए। देखो यहां पे क्या है, कुछ बच्चे, तो एक तो अनिश्चित और संख्या, कक्षा में, कक्षा की विशेषता क्या है कि कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या, क्योंकि कुछ बच्चे, जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण के रूप में, क्योंकि कक्षा में क्या है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, शोर मचाने की क्रिया कुछ बच्चे कर रहे हैं, तो विशेषण यहां पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला देखिए क्या है कि अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द को चुनना है, शुद्ध अशुद्ध शब्द भी केवीएस में आपके पूछेगा, तो यहां पे जानना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, परमार्थ, चरितार्थ, कितार्थ, या व्यंग्यार्थ। परमार्थ,
चरितार्थ, कृतार्थ या व्यंग्यार्थ। तो यहां अशुद्ध कौन सा है? शुद्ध तो परमार्थ, परम जमा अर्थ बराबर क्या होता है? परमार्थ। चरित जमा अर्थ बराबर चरितार्थ। कृतार्थ, कृति जमा अर्थ बराबर कृतार्थ। व्ययार्थ। तो यहां पे देखो ये अशुद्ध शब्द कौन सा है? व्यार्थ है। ये शब्द गलत है, व्यर्थ होता है, व्यार्थ नहीं होता है। व्यय जमा अर्थ व्यार्थ, व्यार्थ गलत, शब्द गलत है। कृतार्थ, कृति जमा अर्थ बराबर कृतार्थ होता है। चरित जमा अर्थ बराबर चरितार्थ होता है। परम जमा अर्थ बराबर परमार्थ होता है। लेकिन अशुद्ध शब्द आंसर डी है। आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो अगला देखते हैं क्या है। देखो शब्द शक्तियां कितने होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो शब्द शक्तियां क्या है? शब्द ही शक्ति है, ऐसा काव्य के आचार्यों ने माना है। क्योंकि हम जो वक्ता अपनी बात को कह रहा है वह कहने का मुख्य रूप से क्या है? 3 ही प्रकार है। या तो वह अभिधेय में कह रहा है, बिना किसी व्यवधान के जो बात समझ आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभिधेयार्थ कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? लक्षणा होता है। जब हम कोई बात, अपनी बात जो है लक्षण में कहते हैं कि राम गधा है, तो यहां गधे का लक्षण राम में है, न कि राम गधा है। तो लक्षण के रूप में जब हम किसी शब्द का अर्थ लेते हैं तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो अभिधा हो गया, लक्षणा हो गया, और व्यंजना, जब हम जो बात व्यंग पूर्वक या जो अभिधा और लक्षणा से बात समझ में न आए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति। लोकोक्तियां और मुहावरे आप लोग देखे होते हैं, तो जो शब्द है उससे तीसरा सांकेतिक अर्थ के रूप में वो कहा जाता है। तो इस प्रकार शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, तो शब्द शक्तियां कितनी होती हैं मेरे बच्चे? 3 होती हैं। पहला क्या होता है? अविधा होता है ना। फिर क्या होता है? लक्षणा होता है। और फिर क्या होता है? व्यंजना होता है। व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। इसके बाद देखिए क्या है, भाव को तीव्र करने वाली वस्तुओं, चेष्टाओं आदि को क्या कहा जाता है? देखो यह रस से संबंधित है प्रश्न जो है। देखो रस क्या है? आस्वाद्यते इति रस है, जो कुछ भी आस्वादन करने योग्य है। मतलब काव्य को पढ़ के, नाटक को देख के, फिल्मों को देख के जिस आनंद की प्राप्ति आपको होती है, साहित्य शास्त्र में उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस का जो मुख्य अर्थ है वह है आनंद। और आचार्य भरत मुनि ने रस को एक सूत्र में कहा दिया कि विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो सबसे पहले क्या है? विभाव। विभाव का मतलब होता है कारण, है ना। किस कारण जो है क्या हो रहा है? रस, अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। तो विभाव को क्या किया? आलंबन और उद्दीपन के रूप में बांट दिया गया है। जो विभाव जो कारण है, आलंबन और उद्दीपन के रूप में बांट दिया गया। जो नायक होता है, जैसे राम का चरित्र किसी फिल्म में दिखाया जा रहा है, तो राम जो नाटक को वह प्रस्तुत कर रहे हैं, संवाद, वह क्या है? आलंबन है। और उस नाटक में जो आलंबन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद चल रहा है, इसमें जो उद्दीपन है वो दिन का होना, उजाले का होना, शिव धनुष का टूट जाना। ऐसी परिस्थिति में जो आलंबन है वो लक्ष्मण और परशुराम हो गए, और उद्दीपक वो क्रियाएं हो गई। आश्रय जिसके मन में वो विषय जो सहृदय है उसको कहते हैं, और शामक तो अलग है। तो भावों को तीव्र व्यक्त कराने वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या है? उद्दीपक हैं। जैसे रात्रि का अंधकार, शेर के गरजने की जो ध्वनि आती है ना। यह मध्यम, जैसे देखिए आज का जो महीना है वो प्रेम का महीना चल रहा है, तो उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है कि बहुत अच्छी लाइट में आप डिनर कर रहे हो, तो जो लाइट है, प्रकाश है, जो अच्छा खाना है, वो आपके अंदर जो
चेतना उत्पन्न कर रहा है, उद्दीपक क्रियाएं उसे कहते हैं। मतलब भावों को तीव्र करने वाली वस्तुओं या चेष्टाओं को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। और आलंबन जिस नायक के माध्यम से कार्य हो रहा है उसे कहते हैं। ठीक है, तो रस आचार्य भरत मुनि ने 8 माने और उन्होंने रस को आधार बना करके उसी पर कि काव्य की आत्मा क्या है? रस है। कवरेत इति काव्य, कवि के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। और कवि शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की रचना करता है। तो अगला प्रश्न क्या है भाई? देखो, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो शब्दों को, शब्द देखो अकारांत से जहां से शुरू होता है उसी क्रम में वर्णों का क्रम भी होता है। तो देखो यहां आंच, आग, आंख, आकार। तो यहां पे देखो आंख, क्योंकि आ और ख ये क्या है? शब्द क्रम में सबसे पहले आएगा। आंच देखो ग है, ग के पहले क, तो आकार आड आ गया है ना। आंख भी आया, आ के पहले क और क फिर आ गया, लेकिन यहां चंद्रबिंदु होने के नाते, नासिक के होने के नाते ये पहले आ गया आंख। च और ख, तो देखो पहले क्या है? ख है, तो ख आंच आ गया, सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राहुल और रवि घनिष्ठ मित्र हैं। राहुल और घनिष्ठ है ना, रवि घनिष्ठ मित्र हैं। इस वाक्य में किसे अवयव कहा जाएगा? देखो अवयव क्या है? अवयव का मतलब होता है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, मतलब जिसका कुछ भी खर्च ना हो, अर्थात लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। जैसे देखो क्या है मित्र और घनिष्ठ, तो यहां पे देखो क्या है कि जो और शब्द है, और क्या है? वो अवयव शब्द है, क्योंकि और जो शब्द है वो क्रिया विशेषण, समोच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक शब्दों में और का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। इस नाते इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अवयव कहते हैं। जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है उसे कहते हैं। अगला देखिए क्या है? परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इसमें परिश्रम न करने वाले क्या है? अब देखो अवयव है, उपवाक्य है, या पदबंध है, या सामासिक पद है। तो इसको बताना है कि क्या है? परिश्रम न करने वाले छात्र। देखो कोई भी वाक्य जो बनता है अच्छे अंक नहीं प्राप्त करने, इस वाक्य को यहां से यहां यदि देखें तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसे उद्देश्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देखो उद्देश्य कहते हैं, है ना। माने 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में 2 अंग होते, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो कुछ की चर्चा कर्ता की बात कर रहा है उसे उद्देश्य, और कर्ता के द्वारा जो क्रिया की बात हो रही है उसे विधेय कहते हैं। तो अच्छे अंक नहीं पाते यहां पे विधेय के रूप में, तो कह रहा है कि इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले अवयव है, उपवाक्य है, या पदबंध है। देखो परिश्रम न करने वाला क्या है? पदबंध है, मतलब पदों को बांधने का काम परिश्रम न करने वाला है। इसके लिए हमने क्या कहते हैं? देखो अवयव जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, उपवाक्य जो सरल वाक्य पर आश्रित होकर के आता है। तो यहां पे उपवाक्य तो ये नहीं हो सकता क्योंकि अच्छे अंक नहीं पाते। यहां पर देखो उपवाक्य के रूप में, है ना, ये बात तो है कि उपवाक्य के रूप में आश्रित हो। जैसे मैंने कहा कि वो नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है एक सरल वाक्य। मैंने कहा तो इस प्रकार से, और सामासिक पद तो इसमें समास है ही नहीं, इस प्रकार यहां पदबंध होता है। तो अगला क्या है? किस वाक्य में शब्द शेष 3 भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में न शब्द जो है वो शब्द शेष 3 के भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? मैं न आ सकूंगा, यहां देखो मैं न आ सकूंगा, यहां न का जो प्रयोग है वो किसमें है? न का
नकारात्मक के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा देखो, वह न पढ़ सकता है, तो यहां न किस रूप में आया है? वह न पढ़ सकता है कि वह मतलब क्या है कि जो न है वो प्रयोग नहीं आ रहा है और न लिखता है, तो क्रिया में न करने है ना, यहां पे क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़ना और लिखना। वह वाहन अंदर न लाओ, वाहन अंदर न लाओ, यहां भी नकारात्मकता है, नकारात्मकता है, ठीक है। उसके बाद तुम कल 10 बजे आ जाओगे ना, तो यहां पे क्या है? शेष 3 अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तुम कल 10 बजे आ जाओगे ना, यहां पे ना किस रूप में हुआ है? संदेहवाचक के रूप में। जो वक्ता है ये देखो तीनों क्या है? नकारात्मक के रूप में आया है। मैं न आ सकूंगा कि मैं नहीं आऊंगा, कर्ता कह रहा है मैं न आ सकूंगा, मैं नहीं आ सकता। वह न पढ़ता है न वह लिखता है, तो यहां भी नकारात्मक है। वाहन अंदर न लाओ, यहां भी न का प्रयोग नकारात्मकता के रूप में है। लेकिन तुम कल 10 बजे आओगे ना, तो यहां पे न जो है क्या है? यहां पे न किस रूप में आ रहा है? शंका के रूप में आ रहा है। तो शेष तीनों से भिन्न कौन हुआ? यह वाला न कि तुम कल 10 बजे आओगे ना, तो संदेह के रूप में न का प्रयोग हो गया। इस बात को समझना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? शब्दकोश में त्र वर्ण किस वर्ग के बाद आता है? देखो त वर्ग किसके? त्र त थ द ध। अब यहां देखो त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो ये हमें याद होगा छ त्रे, छ और उसके बाद क्या आता है? त्रे, ज्ञ आता है, उसके बाद स्र आता है, श्री वाला स आता है नहीं? तो इसको यहां पे क्या है? छ बिल्कुल सही है। जिन्होंने आंसर सी दिया बिल्कुल सही है। छ त्रे ज्ञ स्र, क्योंकि तीनों का जो निर्मिति है इसे संयुक्त व्यंजन के रूप में हम प्रतिस्थापित करते हैं। छ त्रे ज्ञ स्र को क्या होता है? ये चारों ही संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं। अगला क्या है? देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी के विराम चिन्हों की कोटि में नहीं आते? विराम चिन्ह की कोटि में नहीं आता, मतलब विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है। देखो विराम का मतलब होता है ठहराव। जिस तरह हम बोलते समय रुक करके अल्प, जल्दी, ज्यादा, तेज, प्रश्न कुछ भी प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार लिखते समय जब हम भाषा को लिपि माध्यम के चिन्हों से लिखने का काम करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखो कोष्टक का प्रयोग करते हैं, हस्पद का प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, है ना? लेकिन क्या युद्ध विराम का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो यहां पे आपका आंसर बिल्कुल डी सही है कि हिंदी के विराम चिन्हों की कोट में कौन नहीं आता है? युद्ध विराम। युद्ध का विराम जो होता है उसे युद्ध विराम कहते हैं, कि युद्ध को रोक दिया गया, तो यह चिन्ह जो है प्रयोग में नहीं आता है। अगला देखिए क्या कह रहा है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? शब्द क्या है? प्रतिकूल। और प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? देखो प्रतिकूल है, कुल शब्द क्या है? कुल शब्द है, और कुल में क्या है? प्रति को शब्द जोड़ करके प्रति जमा कुल बराबर क्या है? प्रतिकूल शब्द बनता है। तो देखो प्रति यहां पे क्या है? उपसर्ग का प्रयुक्त है। कौन सा? प्रति उपसर्ग। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिदिन, है ना? तो उपसर्ग वाला है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। इसी तरह प्रतिकूल, है ना? प्रतिकूल परिस्थितियां माने विपरीत परिस्थितियों में। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर कौन सा? घर से, मेरे घर से आपका घर। देखो दो चीजें अलग हो रही हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर के दूर पे है, तो कर्म है कि संबंध है कि अपादान है कि संबोधन है? देखो कर्म और संबंध तो नहीं है, संबंध वाक्य तो से जुड़ रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। तो यहां पे देखो मेरा घर और आपका घर, तो यहां पे से अलग होने का भाव है। यहां पे जो से आया है वो अपादान के रूप में आया है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से। मतलब मेरे घर से आपका घर
5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो डिस्टेंस है बच्चे, इसी नाते यहां पे उत्तर क्या है, अपादान कारक है। अगला क्या है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब लड़का जो शब्द है इसका भाव बचाना है, भाव बताना है। जातिवाचक संज्ञा के रूप में लड़का जो है कोई नाम नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक लड़का लड़की है ना। तो इस प्रकार लड़का क्या है, लड़कपन, लड़काई या लड़कपन या लड़काईपन। तो यहां पे देखिए लड़कपन, लड़कापन नहीं होता है, लड़कपन होता है। लड़का का लड़कपन भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है। ठीक है, याद हो गया, पक्की बात है, याद हो गया सबको। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, देखो नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है। अच्छा देखो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो है ये बहुत परीक्षा में पूछता है। अभी भी केवीएस में लगातार कहीं न कहीं नेता का नेत्री तो पूछता है, नेता, नेत्री, नैतिन या नेताइन। तो यहां देखो नेता, नेत्री का शब्द का क्या होगा, नेता होगा। क्या पुल्लिंग के रूप में क्या होगा, नेता का क्या होता है, जो फीमेल होती हैं वो नेत्री होती हैं। जया पर्दा जैसे नेत्री हैं, है ना। हेमा मालिनी क्या है, वह देश की नेत्री है, नेता नहीं है, नेत्री है ना। और अभिनेत्री हो जाती है अगर फिल्म है तो अभिनेत्री भी कह सकते हैं, और राजनेता भी हैं, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा क्या है, भारत देश की एक नेत्री है। ठीक है, तो नेता का क्या हो जाता है, जो पुल्लिंग है, रूप है, वो नेता हो जाता है, और जो स्त्रीलिंग शब्द है वो नेत्री हो जाता है। स्त्री का है ना, नेत्री का पुल्लिंग पूछ रहा है, इस नाते क्या है, नेता है। तो अगला देखिए क्या है कि भूखे को भोजन दो। भूखे को, देखो भूखा क्या है, भूखा व्यक्ति को भोजन देना है। भूखे को, अमुक व्यक्ति जो भूखा है उसको भोजन देना है। तो को कर्म है कि करण है, संप्रदान है कि अपादान है। देखो अपादान से अलग तो नहीं हो रहा है, भूख और भोजन अलग नहीं हो रहा है, भूख को भोजन देना है। तो यहां पे देखो कर्ता ने कर्म को, कर्म जो है, कर्म क्या है, भोजन जो है, भोजन किससे जुड़ा है, भूख से जुड़ा हुआ है। इस नाते यहां पे कौन सा है, कर्ता नहीं है, कर्म कारक है, और कर्म का चिन्ह है आपको मेरे बच्चे पता है, को। ठीक है, तो भूखे को भूख, भूखे को भोजन दो, बिल्कुल सही है, कर्म कारक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, बुढ़ापा, जड़ता, है ना। एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताना है, घटना या दया। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया, इसमें से पुल्लिंग शब्द उसे बताइए जो पुल्लिंग है। तो देखो बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग के रूप में आया है। बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग। जड़ता, घटना, दया ये नहीं है, बुढ़ापा पुल्लिंग के रूप में आया है। अगला प्रश्न क्या है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताओ। है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, कौन बता रहा है मुझे, चलो जरा फटाफट बता दो कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या है। देखो गीदड़ का गीदड़ी, है ना, ई की मात्रा लगाकर ठकुराइन, ठाकुर का क्या होता है, ठकुराइन। उसी तरह गीदड़ का क्या है, गिदड़िन हो गया बच्चे मेरे, गिदड़ी, है ना। गिदड़िन, गिदड़िन नहीं, गिदड़िन नहीं, गीदड़ी, है ना, गीदड़ी हो गया। तो ये याद रखना है, आंसर सी। नेक्स्ट है स्पृश्य। स्पृष्ट शब्द के विलोमार्थक बताने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग है। स्पृष्ट है तो उसमें नी, अनु, अ या कु कौन सा लगा दे, तो यहां देखो अस्पृश्य हो जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। अस्पृश्य का क्या हो जाएगा, अस्पृश्य बनाने से ये वाला शब्द बन जाएगा, अस्पृश्य बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि वह घर से बाहर गया। वह घर से क्या कर रहा है, वह व्यक्ति घर से बाहर गया। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, घर से बाहर गया। तो यहां पे क्या है मेरे बच्चे, देखो यहां अपादान है कि जो व्यक्ति है वह घर से बाहर चला गया है। दो वस्तुएं एक दूसरे से जब अलग होती हैं तो वहां पे से का चिन्ह आता है, अपादान कारक होता है। कि वह घर से बाहर गया, अपादान कारक का उदाहरण है कि वह घर से बाहर गया। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो मुझे, मुझे, मुझे मैंने कई बार याद कराया है कि जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसमें जो व्यक्तिवाचक है ना वो सबसे पहले क्या है, मुझे। मुझे क्या है, उत्तम पुरुष आता है। उत्तम पुरुष के रूप में कौन है, मुझे चुना जाता है, मुझे है। तो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इनमें कोई नहीं, गलत है। तो मुझे क्या है, किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम
पुरुष सर्वनाम है ना, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है उसके 3 उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के रूप में रखा जाता है। तो जो उत्तम मुझे के रूप में रखा जाता है। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह सर्वनाम जो निश्चित संख्या का बोध कराता है। क्या, कुछ, कौन। ये तो देखो कौन प्रश्नवाचक के रूप में आ रहा है, कुछ निश्चित नहीं है, क्या यह भी निश्चित नहीं है। इसका मतलब यहां पर यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम जो सभी के नामों के साथ प्रयुक्त होते हैं या उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो वाक्य को अर्थवान बना देते हैं। जो सर्वनाम जो है ना, देखो जो सभी नामों के स्थान पर हम प्रयोग कर लेते हैं, समतुल्य प्रयोग करते हैं, माने संज्ञा के स्थान समतुल्य उसके बराबर जिसका प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और यह क्या है? निश्चयवाचक यह मेरी पुस्तक है, यह जो है वह मेरी किताब है। तो यहां निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? अब यहां संज्ञा बताना है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो संज्ञा बताना है। संज्ञा आप लोग जानते हैं, सम जमा ज्ञान, समान रूप से ठीक ठीक ज्ञान कराने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और यहां क्रोध किस रूप में आया है? संज्ञा शब्द के रूप में आया है। देखो क्रोध से क्या बन गया? क्रोधी भाव हो जाता है, लेकिन यहां क्रोध क्या है? वो संज्ञा के रूप में आया है। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार का होता है। मतलब अर्थ के आधार पर संज्ञा की जो भेद है वो कितने हैं? 4 है कि 5 है, 6 है कि 7 है? अर्थ के आधार पर हम संज्ञा के कितने भेद करते हैं? देखो 5 भेद करते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक के रूप में हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद करते हैं। व्यक्ति, जाति और भाव, द्रव्य और समूह के रूप में हम इनको प्रयोग करते हैं। यह परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट है आंसू का बहुवचन क्या होगा? जो आंसू है वो क्या है? एक वचन। तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? देखो आंसुओं के रूप में, है ना, उसके आंसुओं में, मतलब आंसू एक बार नहीं गिर रहा है, आंसुओं में हमने बहुत कुछ देखा है। तो क्या देखा है आंसुओं में? आंसू शब्द का क्या हो गया? आंसुओं के रूप में परिवर्तन हो गया। ओ का प्रयोग करते ही क्या बन गया? एक वचन से बहुवचन के रूप में आ गया। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? क्या दर्शन, हस्ताक्षर, बाल या जनता? देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक का ही, एक संख्या का बोध कराते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे जनता देखो क्या है? यह हमेशा क्या है? बहुवचन के रूप में नहीं, एक वचन के रूप में आता है, शब्द बहुवचन नहीं है। दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, ये क्या है? हमेशा बहुवचन के रूप में आता है। और ये जो नहीं है वो क्या है? जनता। जनता हमेशा एक वचन के रूप में आता है। प्राण भी इसी तरह का शब्द है। तो इस तरह मेरे बच्चे आज की कक्षा में यहीं पर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। उससे ठीक पहले आप लोग जानते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मुझसे जुड़ने के लिए, इस कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप राइस स्मार्ट के क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप डालेंगे राइस स्मार्ट हिंदी तो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन, और जो लाइव बैच चल रहा है उसकी सूचना, कौन कौन अध्यापक कितने बजे पढ़ा रहे हैं, शेड्यूल क्या है, प्रश्न क्या है, कितने घंटे की क्लास होगी, कितनी फीस जमा करनी है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या करना है, राइस स्मार्ट हिंदी का प्लेटफॉर्म पर जाकर के प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आज यहीं पर मैं लेता हूं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसका भी कल पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। जम के बढ़िया प्रश्न करके आइए और परीक्षा को अपने लिए अपनी सफलता का रास्ता चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।